का और एक 5 न्यूटन का, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका डिफरेंस बनेगा 8 - 5 यानी कि 3 न्यूटन। और रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला वेक्टर है। यानी यहाँ पर 8 न्यूटन और 5 न्यूटन दो वेक्टर्स है ना, तो 8 न्यूटन जिस तरफ होगा उस तरफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अगर दो वेक्टर जो है वो आपस में एंगल बनाते हैं, यानी कि ना तो सेम डायरेक्शन में ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो 0 से लेकर 180 के दरमियान कोई एंगल बनाते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर या तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं या फिर हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है भाई कि जो दो वेक्टर्स हैं उन दोनों की टेल्स को आपस में मिलाएं और फिर दोनों वेक्टर्स के सामने पैरेलल में दोनों वेक्टर्स को रिपीट कर दें। दोनों वेक्टर्स के सामने पैरेलल में दोनों वेक्टर्स को रिपीट कर दें तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या कहलाएगा? वो डायगोनल रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डायगोनल रिजल्टेंट कहलाएगा वेक्टर में। हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है आपस में, तो आप दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ना मिलाएं, बल्कि जहाँ पर एक वेक्टर बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ जहाँ पे वो वेक्टर ख़त्म हो रहा है वहाँ से आप दूसरे वेक्टर को ड्रॉ कर दें। यानी कि आसान ज़बान में एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मिला दें। और फिर जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो जो पहले वेक्टर की टेल होगी और आखिरी वेक्टर का हेड होगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने पॉइंट भी डिस्कस किया था कि चूंकि वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पे डिपेंड करता है, तो लिहाजा रिजल्टेंट जो है वेरी करेगा विद द डायरेक्शन। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको दो वेक्टर्स का कब मिलेगा? दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको उस वक्त मिलेगा जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट बराबर होगा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के। और दो वेक्टर्स का आपको मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा? दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट आपको उस सूरत में मिलेगा जब दोनों वेक्टर्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये मिनिमम रिजल्टेंट कैसे आएगा? दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के जरिए आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने जो एक एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस किया था कि भाई अगर एक वेक्टर 6 न्यूटन का है और दूसरा वेक्टर 11 न्यूटन का है, तो इनका जो मैक्सिमम जो इनका रिजल्टेंट हो सकता है वो 11 + 6 यानी कि 17 हो सकता है, और मिनिमम जो इनका रिजल्टेंट हो सकता है वो 11 - 6 यानी कि 5 हो सकता है। तो इन दोनों वेक्टर्स की आप चाहे कुछ भी डायरेक्शन रखें, इनका जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वो है रिजल्टेंट वो 17 और 5 है। तो इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा 17 और 5 के रेंज में आना चाहिए। अब इसमें जो है बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स लिखे हुए थे इनके रिजल्टेंट के, इसमें मतलब 8 लिखा हुआ है, तो 8 न्यूटन जो है रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का पॉसिबल है क्योंकि 17 और 5 के रेंज में आता है। ऐसे 12 न्यूटन जो है वो भी 17 और 5 के रेंज में आता है। 4 न्यूटन जो है वो 17 और 5 के रेंज में नहीं आता, तो मैंने 4 न्यूटन को सर्किल कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है आंसर। 11 न्यूटन जो है 5 और 17 के रेंज में आता है। 10 न्यूटन जो है 5 और 17 की रेंज में आता है। और 16 न्यूटन जो है वो भी 5 और 17 की रेंज में आता है। ठीक है, 19 न्यूटन जो 5 और 17 की रेंज में नहीं आता, इसलिए वो रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि जब आप हेड टू टेल रूल की मदद से दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और फिर जब आप रिजल्टेंट बनाते हैं तो हमेशा एक ट्राइंगल बनती है। अब इस ट्राइंगल में जो है दो साइड्स तो वेक्टर्स होती हैं जिनको हम ऐड कर रहे होते हैं, और एक साइड जो होती है वो रिजल्टेंट होती है। तो किसी भी बनी हुई ट्राइंगल में रिजल्टेंट को पहचानने का एक तरीका होता है, और तरीका ये होता है कि जब आप कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल से, या आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया हेड टू टेल रूल से इस तरह से, तो रिजल्टेंट वो हमेशा वो साइड होती है जिस साइड की टेल से टेल ज्वाइन हुई हुई है और हेड से हेड ज्वाइन हुआ है। मिसाल के तौर पे इस वाली देखें, साइड में इस वाले ट्राइंगल में देखें, ये जो है टेल से टेल ज्वाइन हुआ हुआ है, ये हेड से हेड ज्वाइन हुआ हुआ है, तो ये साइड आपका रिजल्टेंट है। ऐसे ट्राइंगल हमने बनाई थी 1 2 3, दो साइड्स हैं इसकी, और इसमें से जो ये वाली साइड है ना 2 वाली, लेकिन टेल से टेल मिली हुई है इसकी और इसका हेड से हेड मिला हुआ है, तो रिजल्टेंट है इस साइड की। अब अगर आप फर्ज करेंगे वेक्टर ट्रायंगल बना लेते हैं, यानी कि हेड टू टेल रूल की मदद से दो वेक्टर को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट बनाते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, तो फिर इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास बचपन में आपने पढ़ा था कोसाइन रूल और साइन रूल। तो मैंने कोसाइन रूल और साइन रूल लिखा हुआ है, जिसके जरिए आप किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स जो है इसकी करवाई होंगी।
एग्जाम्पल्स, चलिए मैं करवाता हूँ। उसके बाद जो अगर फर्स्ट करें कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो उसके भी फॉर्मूले आपको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है और इसके अलावा कॉस साइन और टेन के रेशियोज होते हैं। ठीक है जी, अगर आगे चलते हैं छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर ये है भाई, ये है 10 न्यूटन, कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, दूसरा वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन और ये है ही हॉरिजॉन्टल, ये 5 न्यूटन है और ये है ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और 10 न्यूटन जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इन दोनों को हमें हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करना है। ठीक है, तो हो जाएंगे ऐड। इसका हल क्या है, इसका लिए आप पहला वाला वेक्टर बनाएं। ठीक है, पहला वेक्टर हमने बनाया और ऐसे बनाएंगे 30 डिग्री का एंगल बनाए फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। जहाँ पर ये वेक्टर ख़त्म हो रहा है वहाँ से अब अगला वेक्टर बनाएंगे 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो 10 न्यूटन का आपने ये बना दिया वेक्टर, 5 न्यूटन का आपने ये बना दिया, बना दिया। अब जो है रिजल्टेंट जो होगा फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड होगा। फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट हो गया। अब मुझे बताएंगे आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। हाँ भाई, क्या आप में से कोई शख्स मुझे बता सकता है कि इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। एनीवन, कितना एंगल होगा वो बताओ ये। यस जायान सुहेल, कितना होगा एंगल ये। हाँ भाई, अगर आप लोग जाग रहे हो मेरी बात सुन रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा। 150 डिग्री, बिल्कुल सही। देखिए उसकी वजह ये है कि ये जो हमने 10 न्यूटन वाला वेक्टर बनाया था इसका ये एंगल 30 डिग्री था, इसका ये एंगल भी कितना होगा, एंगल भी 30 डिग्री होगा। यानी बेसिकली ये एंगल जो है ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो फिर ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस 30 डिग्री होगा ना, और 180 माइनस 30 कितना बनता है, 150 बनता है। ठीक है भाई, तो ये एंगल 150 डिग्री हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर होगा किसके, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 150 डिग्री। ये आर स्क्वायर हो जाएगा और आर जो हो जाएगा उस वैल्यू का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आर कैलकुलेट करके बताएं मुझे कितना आ रहा है, आप लोग के पास कैलकुलेटर्स होंगे, ये आर कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है। ये सारी वैल्यूज जो इनको सॉल्व करें तो इसका अंडर रूट लें तो रिजल्टेंट आर निकल आएगा। हाँ भैया जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका।
ऑलराइट 14.55 या 14.5, रिजल्टेंट हो जाएगा अभी 14.5 न्यूटन, वट एवर जो भी यूनिट है। अच्छा एक चीज़ नोट करें आप, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 5 और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 10, तो इनका जो एडिशन बनता है वो बनता है 15 और इनका डिफरेंस बनता है वो बनता है 5। तो आपका जो भी आंसर आना था वो इस रेंज के अंदर आना था, आपका आंसर आया 14.5। 14.5 का मतलब है कि आपका आंसर इस रेंज के अंदर अंदर आ रहा है, याद आंसर मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। वेक्टर है 12 न्यूटन का और एक है 15 न्यूटन का, एंगल है 20 डिग्री। इन दोनों का रिलेटेड मालूम करें आप हेड टू टेल रूल से, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, कैलकुलेटर निकालें, इसकी वेक्टर ट्रायंगल बनाएं। ठीक है, ये सही से चले, सही है, बस बनाएं इसको। हेड टू टेल रूल की हेड से इसके ट्रायंगल बनाएं और इसको कोसाइन रूल या साइन रूल लगा के इसको सॉल्व करें। जो आंसर आया किसी का 26.59। और 26.6 इसका आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। आपने पहले 12 न्यूटन बनाया, ये 12 हो गया, फिर जहाँ 12 खत्म होगा वहाँ से आपने 15 बनाया और फिर पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को मिला दिया आपस में, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। अच्छा देखें, ये एंगल आपका 20 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 160, 180 माइनस 20। जब आप कोसाइन रूल बनाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर होगा किसके,
का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 12 इंटू कॉस 160। ठीक है, इसका आप अंडर रूट ले लेंगे तो फिर आर आ जाएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से 26.6 आ रहा होगा इसका आंसर। 26.6 निकल जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं ऐसे आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ऐसे आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको एक वेक्टर आपके पास ए है, ये वेक्टर ए है मिसाल के तौर पर, और एक आपके पास ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, एंड आपको मालूम क्या करना है, और आपको मालूम करना है ए माइनस बी। आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी मालूम करने के बाद क्या करते हैं कि हमारे पास माइनस करने का तरीका तो नहीं होता, प्लस करने का तरीका होता है। हम ये कहते हैं कि ए में माइनस बी को ऐड कर देते हैं। अब ए के अंदर हम माइनस बी को ऐड करेंगे तो आंसर खुद ब खुद क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। यानी कि मेरे पास ये ए बना हुआ था ना, ये रहा ये। अब मैं बी को यूं ऑपोजिट बना देता हूँ। बी को ऑपोजिट बनाऊंगा तो बी क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। अब मैं इस ए के अंदर इस माइनस बी को ऐड कर दूंगा हेड टू टेड रूल से। ये आ गया और ये क्या आ गया, ये माइनस बी आ गया। अब ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट आर किसके बराबर होगा, बराबर होगा ए प्लस माइनस बी के बराबर होगा। ए प्लस माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वेक्टर्स की। यानी कि अब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम उस वेक्टर का नेगेटिव ले लेते हैं और नेगेटिव को हम दूसरे वेक्टर में ऐड कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बन जाती है खुद ब खुद। तो ये जो हमने अभी वेक्टर स्केलर के बारे में पढ़ा है, अब इसकी हम एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी एक वर्कशीट है, अभी उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सवाल में कह रहे हैं कि अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग ड्यू साउथ विद वेलोसिटी u, द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी w। ठीक है, एक साइक्लिस्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है साउथ की तरफ वेलोसिटी u के साथ, और विंड जो चल रही है वो w यानी कि वेलोसिटी w के साथ चल रही है नॉर्थ ईस्ट की। आपको दोनों एरो बना के उसने बताया था। The wind has a velocity v relative to cyclist where v is equals to w minus u. Which vector diagram shows the magnitude and direction of velocity v? अभी आपको दो वेलोसिटी दी हुई है u एंड w। अब यहाँ पर मामला क्या है, मामला ये है कि यहाँ पर आपको एक ऐसी वेलोसिटी मालूम करनी है v जो कि बराबर है w माइनस u के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, w माइनस u के बराबर है। यानी कि आपको जो रिजल्टेंट वेलोसिटी v चाहिए उसमें आपको w में से u को माइनस करना है, उसमें आपको w में से u को माइनस करना है आपको। तो w में से u को माइनस करने के लिए आपको पहले नेगेटिव u लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये u है, तो नेगेटिव u क्या होगा, नेगेटिव u उसके पैरेलल एक लाइन बनाती है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी वैसे, तो नेगेटिव u हो जाएगा। अब आप डायग्राम चारों ऑप्शन देखें तो उसमें कहीं पे ट्रायंगल नज़र नहीं आ रही, बल्कि हर जगह चारों ऑप्शन में पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो उसने वेक्टर एडिशन किया है वो पैरेललोग्राम से किया है। तो पैरेललोग्राम से अगर वेक्टर एडिशन कर लें अब यहाँ पर, तो ये आ गया आपका W इस तरफ, और ये आ गया आपका माइनस यू। मैंने दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर लिया आपस में, W आ गया और ये माइनस यू आ गया। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, W के पैरेलल W बनेगा और U के पैरेलल जो है वो U बनेगा।
और डायगोनल ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट यानी कि बी। तो ऐसी डायग्राम कौन सी बनेगी? ऐसी डायग्राम अगर आप गौर से देखें सिर्फ एक ही बनेगी और वो कौन सी है? A। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करनी थी, डब्ल्यू माइनस यू करना था, तो आपने पहले यू की डायरेक्शन को उल्टा करके बनाया उसको, यानी कि माइनस यू कर लिया उसको। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन पैरेललोग्राम की फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आप हेड टू टेल रूल अप्लाई नहीं करेंगे, वेक्टर ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, बल्कि पैरेललोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने डब्ल्यू का और माइनस यू का पैरेललोग्राम बनाया, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल रिजल्टेंट होता है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। फिर ये कह रहा है वेक्टर्स पी एंड क्यू आर ड्रॉन टू स्केल, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वेक्टर पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू उनमें से कौन सा रिजल्टेंट होगा? देखिए पी ए बना हुआ है, मैंने माइनस क्यू करना है, तो माइनस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? क्यू का ऑपोजिट माइनस क्यू। अब पी माइनस क्यू मालूम करने का मतलब ये कि आप पी में माइनस क्यू को ऐड कर दें। तो देखें ये आपका पी है बेचारा, इसमें आपने माइनस क्यू को ऐड कर दिया, यूँ करके ऐसे करके तो माइनस क्यू ऐड हो गया, तो आपका रिजल्टेंट इस तरह करके कुछ आएगा, यानी कि मेरे ख्याल से सी। क्या ख्याल है? सी बन रहा है। इसको तो तमीज़ से बना के देख लें, मेरे ख्याल से सी बनेगा। ठीक है, ऑलराइट, अगले सवाल पर है। कह रहे हैं कि टू पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर पी एंड क्यू, विच वेक्टर बेस्ट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू मालूम करना है आपको। तो देखें ये पी इस तरफ बना हुआ है, क्यू इस तरफ बना है, तो माइनस क्यू किस तरफ बनेगा? माइनस क्यू इसका ऑपोजिट बनेगा, यूँ करके हो जाएगा। अब आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, पैरेललोग्राम बनाएं और फटाफट इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम कर लें। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से करके बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस आई थिंक। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया इस तरह से, और जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस इज द डायगोनल, इनका डायगोनल जो रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अभी पता नहीं कौन सा बन जाएगा ऑप्शन, मेरे ख्याल से बी बनेगा शायद ऑप्शन। तो कैसे तमीज से बना देंगे। देखें आपको पी माइनस क्यू चाहिए ना, तो पी तो आपका इस तरह से बनेगा, समथिंग लाइक दिस, और माइनस क्यू आपका ये होगा ऐसे। तो जहाँ पे पी खत्म हो रहा है वहाँ से माइनस क्यू बना देते हैं, हमने माइनस क्यू बना दिया, तो आपका रिजल्टेंट ये होगा। आपका ये आपका रिजल्टेंट होगा। अब ये मेरे ख्याल से डी होगा शायद, आई थिंक डी होगा। ठीक है, इसको कॉपी पे तमीज से स्केल से बनाएंगे ना तब एग्जैक्ट पता चलेगा। मैं चूंकि सिर्फ स्केच कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से डी आंसर होगा। बाल्स को आप कॉपी पे स्केच करके चेक कर लिएगा, ये डी बी वाला शेप आ रहा है, डी वाला आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली डी वाला शेप आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है एन एरोप्लेन कैन फ्लाई एट हैज वेलोसिटी x व्हेन मूविंग थ्रू स्टिल एयर, व्हेन फ्लाइंग इन एयर विंड द एरोप्लेन वेलोसिटी relative to the ground is y, which vector diagram shows the magnitude and direction of the wind velocity w। दोबारा पढ़े सवाल। An aeroplane can fly at a velocity x when moving through still air। यानी अगर हवा ना चल रही हो तो एरोप्लेन की जो वेलोसिटी होती है वो x होती है, और जब विंड चलती है तो फिर ग्राउंड के लिहाज से उसकी वेलोसिटी हो जाती है y। और विंड की स्पीड क्या है? विंड की स्पीड w है। अब इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे सिर्फ आप एक बात बताइए, और एक बात वो ये बताइए कि जो सिर्फ तीन वेलोसिटीज का जिक्र कर रहा है, ये x का और y का और w का, तो इन तीन वेलोसिटीज में से यानी कि x y w में से रिजल्टेंट कौन सी है? ये तीन वेलोसिटीज का जिक्र कर रहा है। ये सवाल पढ़ें दोबारा, आप लोग 2 मिनट लें आराम से पढ़ें और मुझे बताएं कि एक्स वाई डब्ल्यू जो तीन वेलोसिटीज हैं, इन तीन वेलोसिटीज में से रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी है इन तीनों में?
हाँ भाई, पढ़िए आप लोगों ने स्टेटमेंट सवाल की। अब मुझे दोबारा बताएं, इसको पढ़ के बताएं मुझे कि एरोप्लेन जो है उसकी वेलोसिटी स्टिल एयर में x है, और जब हवा चलती है तो ग्राउंड क्लास से उसकी वेलोसिटी y हो जाती है, और हवा की वेलोसिटी जो है वो w है। तो इस स्टेटमेंट में तीन जो वेलोसिटीज हैं x, y और w, इसमें से रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी है? ऑलराइट, मोहम्मद सलमान साहब ने जवाब दिया y, और मोहम्मद सलमान साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी y होगी। तो देखें, स्टिल एयर में जहाज x चल सकता है और विंड चल रही है y से। तो जब जहाज जो है वो विंड में चलेगा तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो y आएगा। यानी कि जब हवा चलेगी तो उस वक्त की जो जहाज की वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू ग्राउंड, वो y होगी, जो कि रिजल्टेंट होगी। अब अगर ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि y रिजल्टेंट है, तो ये चार ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। इनमें से बताएं कौन सी ट्रायंगल में y को रिजल्टेंट शो किया हुआ है इन्होंने। ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से किस ट्रायंगल में y को रिजल्टेंट शो किया हुआ है इन्होंने? रिजल्टेंट की निशानी क्या बताई थी मैंने आपको? रिजल्टेंट की निशानी मैंने आपको बताई थी कि ट्रायंगल में जिस साइड की टेल से टेल मिली हुई होगी और हेड से हेड ज्वाइन होगा, वो साइड रिजल्टेंट होती है। तो आप थोड़ा सा और फरमाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ऑप्शन ए है उसमें वाई का देखें टेल से टेल मिली हुई है और वाई का हेड से हेड मिला हुआ है। तो लिहाजा ऑप्शन ए में जो है इन्होंने वाई को रिजल्टेंट शो किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर। स्टेट दिस डिस्टेंस इन गीगा मीटर। 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर जो है इसको गीगा में शो करना है। अब पहली बात तो कि गीगा का मतलब क्या होता है? गीगा का मतलब होता है 10⁹ गीगा का मतलब क्या होता है भाई? गीगा का मतलब होता है 10⁹। तो इस डिस्टेंस को आपको 10⁹ में शो करना है। ये 10⁻11 में पहले से ही है। अब अगर इसको 1.5 से मैं 15 कर दूं तो ये 10⁻10 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी क्योंकि मैं डेसिमल को राइट पे ले लिया। और उसको अगर मैं 15 से 150 कर दूं तो ये 10⁹9 हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक डेसिमल को और राइट पे ले गया तो पावर एक और कम हो जाएगी। तो देगा 150 एक्सपोनेंट 9 मीटर। 150 एक्सपोनेंट 9 मीटर यानी कि 150 गीगा मीटर। तो दैट डिस्टेंस इज 150 गीगा मीटर। तो 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर को अगर आप गीगा मीटर में शो करेंगे तो ये बनेगा 150 गीगा मीटर। फिर कह रहे द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू अ सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज 42.3 मेगामीटर। mm का मतलब क्या है? मेगामीटर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 638,480 किलोमीटर्स। कह रहे हैं माइक्रोवेव सिग्नल इज सेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अर्थ डायरेक्टली बिलो द सैटेलाइट। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द माइक्रोवेव सिग्नल टू ट्रेवल द सैटेलाइट एंड बैक। देखिए सवाल इस तरह से, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन का सेंटर है, ये एक सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट का जो ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस है सैटेलाइट का, वो डिस्टेंस है 42.3 मेगामीटर। मेगा मतलब 10⁶मीटर, ठीक है। और जो ज़मीन का रेडियस है, ये रेडियस कितना है? ज़मीन का जो रेडियस है वो बराबर है 6380 किलोमीटर। किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर के बराबर है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ज़मीन की सरफेस से हमने जो है वो एक सिग्नल फेंका, ठीक है। ज़मीन की हमने एक माइक्रोवेव सिग्नल फेंका, वो सैटेलाइट तक गया और फिर सैटेलाइट से टकराकर नीचे वापस आ गया। तो सवाल ये कि सिग्नल को जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा? इस सिग्नल को जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा? अब देखिए, जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसकी एक स्पीड होती है। स्पीड बराबर होती है किसके? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है।
सिग्नल जो है ये ज़मीन से सैटेलाइट तक जाएगा और सैटेलाइट से वापस आएगा, इसको जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम आपको मालूम करना है। तो ये टाइम बराबर होगा किसके, ये टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होगा। तो आने जाने में कितना टाइम लगेगा, देखें सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस ये है और सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस ये है। तो ये सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस कितना हुआ, सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा इन दोनों डिस्टेंसेस के डिफरेंस के, यानी कि 42.3 एक्सपोनेंट 6 माइनस 6380 एक्सपोनेंट 3। ये ज़मीन की सरफेस से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। अब चूंकि इस माइक्रोवेव के सिग्नल को जाना भी और आना भी है, तो टोटल डिस्टेंस से कितना कवर करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इतना डिस्टेंस जाने का इतना डिस्टेंस वापस आने का। आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। उन सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो लिहाजा जब माइक्रोवेव का सिग्नल सैटेलाइट पे जाएगा तो उसकी स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब रह गया भाई टाइम। तो अब टाइम कैसे आएगा, टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस इज 42.3 एक्सपोनेंट 6 माइनस 6380 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और स्पीड उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है इनके 3 एक्सपोनेंट 8। इसको सॉल्व करके टाइम बता दो कितना आएगा खुदा के लिए। और 0.278 सेकेंड्स, यानी कि नहीं यार ये सही नहीं, हाँ नासिक तुम्हारा आंसर सही लग रहा है मुझे, 0.24 सेकेंड्स ये सही है। मुदस्सिर तुम्हें दोबारा चेक करो, तुमने कोई मिस्टेक की है। 0.24 सेकेंड सही है आंसर, क्योंकि ये सैटेलाइट तक जाने और आने में टाइम 0.24 सेकेंड ही लगता है। पार्ट सी में क्या है, द स्पीड v of a sound wave through a gas of density rho and pressure p is given by where c is a constant। ये फॉर्मूला दिया हुआ है v बराबर अंडर रूट सी पी अपॉन रो के। v का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड, c एक कांस्टेंट है, p प्रेशर है और रो डेंसिटी है। अब कह रहे हैं कि अब ये साबित करें कि c की यूनिट नहीं है। लेकिन इसको साबित करने का तरीका ये होता है कि आपको जिस चीज़ की यूनिट मालूम करनी है तो उसको फॉर्मूले में सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर बाकी तमाम चीज़ों की यूनिट पुट करते हैं। तो अगर सी की यूनिट नहीं है तो आंसर, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सारी यूनिट्स पुट करके, तो आंसर में 1 बचेगा, यानी कि कोई यूनिट नहीं बचेगी। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस फॉर्मूले में सी को सब्जेक्ट बनाते हैं। सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी तो अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर बराबर होगा सी इंटू पी, यानी कि प्रेशर डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू यानी कि रॉ। वैसे आपने सी को सब्जेक्ट बनाया, सी हो जाएगा डेंसिटी इंटू वी का स्क्वायर डिवाइड बाई पी यानी कि प्रेशर। अब डेंसिटी जो है
उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। v स्पीड है, v की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। p प्रेशर है, प्रेशर यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व भी किया था। अब हमें सारी यूनिट्स पुट करेंगे, यूनिट्स ऑफ सी निकालने के लिए हम सारी यूनिट्स पुट करेंगे। तो रो डेंसिटी की यूनिट क्या आएगी, डेंसिटी की यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर क्यूब। प्रेशर की यूनिट है किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस किलोग्राम कैंसिल, ऊपर बचेगा मीटर माइनस 3 स्क्वायर होगा तो बचेगा मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 डिवाइड बाय मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2, सेकेंड माइनस 2 सेकेंड माइनस 2 भी कैंसिल हो गया। ऊपर बचा मीटर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर माइनस 1, मीटर माइनस 3 और मीटर स्क्वायर कितना होगा, मीटर माइनस 1, नीचे भी मीटर माइनस 1, दोनों कैंसिल। जवाब में क्या बचा, जवाब में बचा नो यूनिट्स। लिहाजा साबित हो गया कि सी की कोई यूनिट नहीं होती। तो इस मामले में हमें साबित करना था कि सी की कोई यूनिट नहीं है, तो हमने सी को सब्जेक्ट बनाया, बाकी सारी चीज़ों की यूनिट पुट की, तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा आखिर में, मतलब है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। पार्ट डी में कह रहा है कि अंडरलाइन ऑल द स्केलर क्वांटिटीज इन द लिस्ट बिलो। इस लिस्ट में सारी स्केलर क्वांटिटीज को आप अंडरलाइन करें। क्या एक्सलेशन स्केलर होता है, नहीं, एक्सलेशन वेक्टर होता है। क्या एनर्जी स्केलर होती है, जी हाँ, एनर्जी स्केलर होती है। क्या मोमेंटम स्केलर होता है, जी नहीं, मोमेंटम वेक्टर होता है। क्या पावर स्केलर होती है, जी हाँ, पावर स्केलर होती है। क्या वेट स्केलर होता है, जी नहीं, वेट वेक्टर होता है। तो इस लिस्ट में सिर्फ दो चीज़ें स्केलर हैं, एनर्जी एंड पावर, और दोनों को हमने अंडरलाइन कर दिया। पार्ट में कह रहा है कि अ बोट ट्रेवल्स अक्रॉस अ रिवर in which the water is moving at a speed of 1.8 meter per second. The velocity vectors for the boat and the river water are shown to scale in figure 1.1. In still water, speed of boat is 3 meter per second. The boat is directed at an angle of 60 degree to the river bank. On figure 1.1, draw a vector triangle or a scale diagram to show the resultant velocity of the boat and determine the magnitude of the resultant velocity of the boat. देखें, पानी इस तरफ मूव कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ, 1.8 की स्पीड के साथ। बोट इस तरफ जा रही है, बोट इस तरफ जा रही है कितनी स्पीड के साथ, 3.0 की स्पीड के साथ। और ये एंगल कितना बना रही है, एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो आपको इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम करना है, कर लेते हैं मालूम भाई। देखिए पहले आपने ये बोट का वेक्टर बनाया है इस तरफ 3 का, और उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। आपने वाटर का वेक्टर बनाया इस तरफ, कितना है 1.8 का, और एंगल कितना है 60 डिग्री का। ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट वालों को देख लें, कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर होगा किसका, 1.8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और -2 इंटू 1.8 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको सॉल्व करके बताएंगे आर का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से शाबाश। 2.62, चलो इसका आंसर आ गया 2.6 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या है, द स्पेसिंग बिटवीन टू एटम्स इन अ क्रिस्टल इज 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। स्टेट दिस डिस्टेंस इन पिकोमीटर। इस डिस्टेंस को पिकोमीटर में शो करना है आपको।
लेकिन लिखा हुआ है 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर लिखा है। इसको पिकोमीटर में शो करना है। पिको का मतलब क्या होता है? पिको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12। तो इस माइनस 10 को माइनस 12 बनाना है आपको। तो इसको अगर मैं 38 कर दूं तो 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं 380 कर दूं तो पावर एक और कम होकर माइनस 12 मीटर यानी कि पिकोमीटर हो जाएगी। तो पिकोमीटर में कितना होगा? 380 पिकोमीटर, ठीक है। 3.8 को अगर मैं 38 करूँगा तो पावर एक कम होगी, फिर 38 को 380 करूँगा तो पावर एक और कम हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल पावर -10 से कम होकर -12 हो जाएगी। और -12 का मतलब पीक होता है। कह रहे कैलकुलेट द टाइम ऑफ वन डे इन मेगा सेकेंड। एक दिन के टाइम को आप मेगा सेकेंड में शो करें। पहले होता है एक दिन का टाइम में सेकंड कितने होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो मिनट्स बनते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो सेकंड्स बनते हैं। तो ये 2 सेकंड्स निकला है एक दिन के। 24 घंटे एक दिन में होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो एक दिन के सेकंड्स निकला है। अब ये देखो, मुझे बताएं कितने सेकंड्स आने, जल्दी से बताएं जरा। 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बने 86400 सेकंड्स, ठीक है। तो बने 86400 सेकंड्स। अब इसको मेगा में शो करना है। अभी 864 है ना, इसको अगर मैं 8640 कर दूँ, यानी कि डेसिमल लेफ्ट पे लिया तो ये 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो इसको मैं 864 कर दूँ तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। मैं इसको 86.4 कर दूँ 10 की पावर 3 हो जाएगा। 0.64 कर दूँ 10 की पावर 4 हो जाएगा। 0.864 कर दूँ तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। 0.0864 कर दूँ 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब 10 की पावर 6 का मतलब मेगा होता है, तो जगह 0.0864 मेगा सेकेंड, ठीक है। तो टाइम बनेगा 0.0864 मेगा सेकेंड। हमें एक दिन में जितने सेकंड होते हैं उसको मेगा में शो करना था। अब मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो मुझे इस वैल्यू को ज़बरदस्ती करके 10 की पावर 6 में लेकर आना है। अभी ये जो फिगर लिखी हुई है 86400, ये अभी 10 की पावर 0 है। अब डेसिमल को मैं यहाँ पे लेके आया तो 10 की पावर 1 हो गया, डेसिमल को यहाँ लेके आया तो 10 की पावर 2 हो गया, डेसिमल को यहाँ लेके आया तो 10 की पावर 3 हो गया, डेसिमल को यहाँ लेके आया तो 10 की पावर 4, यहाँ 10 की पावर 5 और एक जीरो लगा के और डेसिमल पीछे ले गया तो 10 की पावर 6 हो। तो ये हो गया 0.0864 मेगा सेकेंड। फिर ये कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 0.15 टेरामीटर। कैलकुलेट द टाइम इन मिनट्स फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ। सूरज और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? सूरज और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.15 टेरामीटर। और टेरा का मतलब क्या होता है? टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12 मीटर। ज़मीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस जो 0.15 टेरामीटर यानी कि 0.15 एक्सपोनेंट 12 मीटर है। करेंगे, बताएं टाइम कितना लगेगा लाइट को सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में। और आप सबको अच्छी तरह बताना चाहिए कि लाइट की स्पीड क्या होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सिंपली स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो टाइम बराबर हो जाएगा किसके? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर हो जाएगा। टाइम बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो डिस्टेंस आपका है 0.15 टेरामीटर एक्सपोनेंट 12, डिस्टेंस होगी 0.15 एक्सपोनेंट 12 और स्पीड आपकी है 3 एक्सपोनेंट 8। तो ये आंसर आ रहा है आपका 500 आ रहा है, 500 सेकंड्स आ रहा होगा ना ये। अब 500 सेकंड को मिनट में शो करना है आपको, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दें इसको। तो 500 डिवाइडेड बाय 60 कितना बनता है? 8.3 बनता है, 8.33 मिनट्स।
ठीक है, तो अगर नेक्स्ट क्लास में इसको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और भी थोड़ा सा बाकी है, ये पार्ट भी है और एक क्वेश्चन और भी है, तो ये चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला इसको। ठीक है।